नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी गैंगवे पे। मैं चंदन कुमार वर्मा आपको पढ़ा रहा हूं सामान्य विज्ञान, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 में चल रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम है, जो कि मैं बता चुका हूं, रेसो से वस्त्र तक। चैप्टर 2 का नाम है रेसो से वस्त्र तक। पीछे हमने आपको कुछ पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं। में देखते हैं। ये वाला स्लाइड ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। विशेष में बताया था मैंने कि रेशम कीट के कोकून से, यानी कोया से 300 मीटर से लेकर के 900 मीटर लंबा रेशम धागा प्राप्त होता है। ये ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि रेशम कीट के एक कोकून यानी कोया से 300 मीटर से लेकर 900 मीटर लंबा रेशम धागा प्राप्त होता है। 1 किलोग्राम रेशम के लिए लगभग 5500 कोकून चाहिए। 1 किलोग्राम रेशम धागा बनाने के लिए लगभग 5500 5500 कोकून चाहिए। मैं आपको बताया था कि कोकून किस तरीके का होता है। इस तरीके का, ये यदि कीड़ा है तो इसके ऊपर ऐसे जालीनुमा लगा रहता है। ये ऐसा, ये जो है रेशम रहता है। तो ये 5500 कोकून इस तरीके का चाहिए, जिससे हमें 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त होगा। 1% रेशम के वयस्क कीट को नए जीवन चक्र के लिए छोड़ देते हैं। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि किस तरीके से रेशम कीट का जीवन चक्र चलता है, किस तरीके से वो अपना लार्वा छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 4 से 6 वीक, और क्या क्या होता है। तो लगभग 99% कीट, रेशम कीट को हम लोग जब गर्म करते हैं पानी में, तो वो मर जाते हैं, और उनके 1% हम छांट लेते हैं अगले जीवन चक्र के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व। दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व क्या क्या है। तो जंतु रेशे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऊन के रेशे होते हैं और रेशम के रेशे होते हैं। तो देखते हैं क्या है दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता क्या क्या है। ऊन की उपयोगिता देखेंगे, स्वेटर, शाल, कंबल, लोई, टोपी, जैकेट आदि बनाने में ऊन का हम उपयोग करते हैं। इसके अलावा गलीचे, कालीन, पावदान तथा अन्य घरेलू सामान भी ऊन के बनते हैं। आपने ऑलरेडी देखा होगा। दूसरा है रेशम की उपयोगिता। रेशम से क्या क्या बनते हैं तो देखेंगे, हल्के, मुलायम, चमकीले, लचीले, मजबूत तथा टिकाऊ, आरामदायक किसी भी मौसम में। यानी जो इसकी उपयोगिता क्या क्या है, हल्के, मुलायम, चमकीले, लचीले, मजबूत कपड़े बनाने के लिए, और जो कि टिकाऊ भी होता है और आरामदायक भी होता है। ठीक है, देखते हैं क्या बनाते क्या है। ठीक है, बनता क्या है, रेशमी बनारसी साड़ियां। रेशमी बनारसी साड़ियां जब बात आए तो समझ जाइए कि वो रेशम से बना हुआ है। उसमें रेशम के कुछ पार्ट रहते हैं। घाघरा चोली, चूड़ीदार, घाघरा चोली, उसके बाद देख सकते हैं चूड़ीदार शेरवानी, रेशम से बनी अन्य वस्तु, यानी चूड़ीदार शेरवानी भी रेशम से बना हो सकता है। आपने देखा होगा, यदि ज्यादा उसमें रेशम का उपयोग किया गया है तो जल्दी फटेगा नहीं। उसके बाद और क्या क्या बनते हैं, जैसे में और देख सकते हैं कि पैरासूट भी रेशम का बना होता है, क्योंकि रेशम यदि ज्यादा मजबूत या घना है रेशम के रेशे, तो हवा जो है आर पार नहीं होगा। तो पैरासूट जब हम नीचे उतरते हैं हवाई जहाज से या किसी विमान से, जब नीचे उतरा जाता है, या फिर कह सकते हैं किसी पहाड़ी से जब नीचे उतरा जाता है पैरासूट के माध्यम से,
तो वो रेशम के बने होते हैं। बुलेट प्रूफ कपड़े जो है रेशम के बने होते हैं, रेशम कीट से प्राप्त जो रेशेस होते हैं उनके बने होते हैं। ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टाके, जो आपका ऑपरेशन में टाके लगाए जाते हैं जो डॉक्टर लगाते हैं, यदि वो सूत के रेशे यानी सूती के रेशेस लगाएंगे, लाइक ये जो कपड़ा बना हुआ है इसके रेशेस से यदि टाका दिया जाएगा तो रेशे टूट जाएंगे, और जहां पे आपका टाका लगा है वो आपका चोट लगा है, फटा है, तो वो अच्छी तरह से सिलेगा नहीं। इसलिए वहां पे हम क्या करते हैं, ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले जो टाके होते हैं वो रेशम के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे कुछ रोचक नॉलेज, पूरे चैप्टर्स का हम कुछ रोचक नॉलेज आपको बता रहे हैं, और यदि ये भी याद रखते हैं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखते हैं, भारत में ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़ की त्वचा के मुलायम बालों से प्राप्त होता है। भारत में जो ऊन प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? भेड़ के त्वचा के मुलायम बालों से प्राप्त होता है। अगला है, भेड़ के अतिरिक्त यानी भेड़ के अलावा और कौन कौन से जानवर से हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं? तो ऊंट से करते हैं, बकरी, याक के त्वचीय बाल, यानी ऊंट से, बकरी से या याक के त्वचीय बाल से भी हम ऊन प्राप्त करते हैं भेड़ के अतिरिक्त। अगला है, भेड़ के बालों को ऊन के धागों से परिवर्तन, यानी धागों में परिवर्तन, ये गलत है, ये धागों में परिवर्तन। भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तन जब हम करते हैं उनको हम बोलते हैं ऊन का संसाधन। क्वेश्चन आ सकता है कि ऊन का संसाधन किसे कहते हैं? तो आप उत्तर दे सकते हैं कि भेड़ के बालों को ऊन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम ऊन का संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रेशम में मैंने बताया था कि रीलिंग कहते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, रेशम कीट के कोकून से क्या प्राप्त होता है? तो आप देख सकते हैं कि रेशम कीट के कोकून से रेशम प्राप्त होता है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में या अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रेशम कीट के कोकून से क्या प्राप्त होता है? हमें रेशम प्राप्त होता है। अब आगे चलते हैं, आगे बोलता है रेशम कीट के पालन। रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट के पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेशम पालन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अगला है, कोकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया। कोकून से रेशम निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम रेशम की रीलिंग कहते हैं। अभी रेशम कीट पालन अलग है, पालना अलग है और रेशम निकालना अलग है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि रेशम कीट पालन जो है सेरीकल्चर है, और रेशम के कोकून से रेशम निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम रेशम की रीलिंग कहते हैं। आगे देखेंगे, बोलता है कि ऊन से क्या क्या बनते हैं? तो ऊन से क्या क्या बनते हैं? स्वेटर बनता है, शाल, कंबल, कालीन, गलीचे आदि। पहले भी मैं बता चुका हूं। रेशमी धागों से क्या क्या बनता है? तो देखते हैं, बनारसी साड़ियां, घाघरा चोली, चूड़ीदार, घाघरा चोली, चूड़ीदार शेरवानी। ठीक है, घाघरा चोली बनता है और चूड़ीदार शेरवानी आदि बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पश्मीना। पश्मीना साल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ये बोलता है पश्मीना साल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, पश्मीना साल जो है, पश्मीना एक प्रजाति है बकरी की जो जम्मू कश्मीर नियर अबाउट लद्दाख के आसपास में पाई जाती हैं, और उनसे जो ऊन प्राप्त होता है
वो पश्मीना ऊन भी हम कह सकते हैं, और जो उससे साल बनता है उसमें हम पश्मीना साल कहते हैं। आगे उदाहरण समझते हैं। यदि आप कहीं किसी शॉपिंग मॉल में गए और वहां पे लिखा है पश्मीना साल यहां मिलता है, तो आप समझ जाइए कि वो जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले बकरी, भेड़ या जो उस प्रजाति के जंतु है उनसे प्राप्त ऊन द्वारा यह साल बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये था हमारा रेशम, रेशों से वस्त्र तक, यानी कैसे रेशे बनते हैं, जंतु रेशे, पादप रेशे, और उनका क्या क्या उपयोग है, क्या क्या कर सकते हैं, इतना हमने पढ़ा। अब आगे इस पे 20 क्वेश्चंस हैं, उनको आप लोग देखेंगे। यदि आप पिछला वीडियो और ये वीडियो देख रहे हैं या देख लिए हैं तो निश्चित ही आप उस 20 क्वेश्चन को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। उसमें से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरीके से मैं बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये नॉट ओनली नवोदय कक्षा 9 के लिए आएगा, ये और भी एग्जाम्स, किसी एग्जाम्स में आप बैठते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि रेशो से वस्त्र तक चैप्टर में हमने आपको क्या क्या बताया। आगे देखते हैं, आगे बोलता है, आगे क्वेश्चंस आते हैं हमारे। क्वेश्चंस ये हैं, पहला क्वेश्चन है ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। ऊन धारण करने वाले जंतु हैं, तो आप देखिए कौन कौन से जंतु ऊन धारण करते हैं। ऊंट या ऊंट तथा याक ये धारण करते हैं, यानी ऊंट तथा याक ये क्या है, ऊन धारण करते हैं, यानी ऊन उनसे प्राप्त होता है। अल्पेका तथा लामा ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, और ये भी धारण करते हैं। धारण मतलब इनसे ऊन प्राप्त होता है। अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अंगोरा बकरी जो है कहां पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। और ऑलरेडी कश्मीरी बकरी की बात करते हैं, ये तो कश्मीर में पाई जाएगी। तो आप ये भी जो है, इनसे भी हमें ऊन प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पे आप यदि याद रखे हैं कि ऊंट से, याक से, अल्पेका से, लामा से, बकरी से हमें ऊन प्राप्त होता है या उनके बालों से हम ऊन बनाते हैं, तो निश्चित ही आप समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। ऊन धारण करने वाले जंतु हैं, पहला है ऊंट तथा याक धारण करता है, अल्पेका तथा लामा दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, ये भी धारण करता है, अंगोरा बकरी तथा जम्मू कश्मीरी बकरी ये भी धारण करते हैं। तो लास्ट में जो ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन डी सही है। यही उत्तर आता यहीं पे कि ऊन धारण करने वाला जंतु नहीं है, और ये ऑप्शन रहते तो यहां पे लिखा रहता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी सही होता। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, देखिए, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भेड़ क्या होता है, भेड़ जो है शाकाहारी होता है, तथा रेशम, यदि एक भेड़ शाकाहारी है तथा रेशम लिखा है तो रेशम भी शाकाहारी ही होगा, क्योंकि यदि यहां पे ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन नहीं दिया है, शाकाहारी मांसाहारी, मांसाहारी सर्वाहारी, इस तरीके से सर्वाहारी अपमार्जक, या फिर कहें शाकाहारी अपमार्जक, इस तरीके से 2 ऑप्शन नहीं दिया है, यानी इस ऑप्शन में 2 बातें नहीं लिखी है। तो यदि आप जानते हैं कि भेड़ जो है शाकाहारी होता है, तो रेशम कीट भी, यानी रेशम कीट भी आपका शाकाहारी होगा। भेड़ यदि शाकाहारी होता है तो रेशम कीट भी शाकाहारी होगा, अतः आपका उत्तर जो है 1 सही है, यानी ऑप्शन 1 जो है सही है, वो शाकाहारी होंगे। दूसरा आगे बढ़ते हैं। भेड़ के रेशों की चिकनाई धूल और गर्त निकालने
के लिए निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। देखेंगे, भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? देखेंगे, अभिमार्जक, संसाधन, रीलिंग, कटाई तथा छटाई। मैं आपको 6 स्टेप बताया था कि क्या क्या होता है। भेड़ से ऊन प्राप्त करने के लिए पहले हम बाल काटते हैं, फिर अभिमार्जन करते हैं, फिर कटाई करते हैं, फिर छटाई करते हैं, फिर रंगाई करते हैं, लास्ट में हमें ऊन प्राप्त होता है। तो ये स्टेज 2 की बात कर रहा है कि भेड़ों के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो यदि आप, एक बार फिर से बोल रहा हूं, यदि पिछला वीडियो आप देखे हैं तो वहां पे 6 स्टेज में मैंने बताया है, और नहीं है तो आप देख सकते हैं। जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऊन कैसे बनाया जाता है, ऊन कैसे प्राप्त होता है, उसकी बनाने की विधि क्या है। तो जो विधि है वो है, अब ये स्टेज 2 की प्रक्रिया है जिसमें हम चिकनाई, धूल और गर्त निकालते हैं। तो ये अभिमार्जन सही है, क्योंकि संसाधन जो है गलत है, रीलिंग रेशम के लिए है, ये भी गलत है, रेशम के कीट के लिए बनते हैं। यानी रेशम बनाने की, कह सकते हैं कोकून से रेशम बनाने की विधि है। ये रीलिंग जो है रेशम बनाने के, कोकून से जो रेशम निकलता है उसे हम जब निकालने की प्रक्रिया जो है रीलिंग कहलाती है। कटाई तथा छटाई, ये मैं आपको बताया था कि स्टेज 3rd एंड 4th की प्रक्रिया है। यानी ऊन, भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है, उसे अभिमार्जन कहते हैं। और चूंकि मैं बता चुका हूं कि 6 स्टेज में निकालते हैं, 6 स्टेज में ऊन बनाते हैं, जिसमें से स्टेज 2 जो है अभिमार्जन है। और अभिमार्जन में हम कटाई से पहले यानी चिकनाई, धूल और गर्त निकालते हैं, पानी में डालते हैं। जो बाल है भेड़ के, बकरी के, या जिसके भी आप बाल निकाल रहे हैं, उनको पानी में डालने के बाद उससे चिकनाई, धूल निकालने का जो प्रक्रिया है वो अभिमार्जन है। इसलिए हमारा ऑप्शन 1 सही है। आगे चलते हैं। रेशम है, प्रश्न है रेशम है, रेशम क्या है? यदि आप ध्यान से देखेंगे, मानव निर्मित रेशें, पादप रेशें, जंतु रेशें, उपर्युक्त सभी। तो सबसे पहले जाने की रेशम है क्या। तो रेशम जो है, रेशम कीट से प्राप्त होता है, रेशम कीट से प्राप्त होता है। तो सीधे हो गया कि वो जंतु है। रेशम कीट क्या है? एक जंतु है। तो ये मानव निर्मित जो रेशे हैं गलत है। पादप रेशे यानी पौधा है नहीं वो, पौधे से प्राप्त रेशे को हम क्या बोलते हैं? पादप रेशे बोलते हैं। अब चले, रेशम क्या है? तो रेशम एक कीट है। तो रेशम एक जंतु हो गया, इसलिए जंतु रेशे हैं, और उपयुक्त सभी ये गलत है। रेशम क्या है? एक जंतु है, इसलिए जंतु रेशे हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रेशम किस प्रकार के रेशे हैं? तो जंतु रेशे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले आपको ध्यान देना है कि रेशम क्या है? रेशम कीट है, रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम कहां से प्राप्त होता है? रेशम कीट से प्राप्त होता है। तो कीट, रेशम कीट क्या है? एक जंतु हुआ, इसलिए ये जंतु रेशे हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, रेशम कीट के एक कोकून कोया से कितना मीटर तक लंबा रेशमी धागा निकलता है? मैं सबसे पहले यही बताया था कि रेशम कीट के एक कोकून यानी कोया से कितना मीटर निकलता है। तो जस्ट आपको याद रखने हैं कि 300 से 900 मीटर तक निकलता है। 300 से
900 मीटर तक का जो है रेशम एक कोकून से निकलता है। इसलिए ऑप्शन बी सही है। 8000 से 1000 गलत है, 500 से 1100 गलत है, 400 से 1000 गलत है। अभी क्या होगा, कहीं कहीं वो बोलता है कि 600 से 1100, 400 से 900, 800 से 900, ये लगभग लगभग में है। और बुक्स में जो दिया हुआ है वो 300 से 900 मीटर दिया हुआ है। इसलिए आप बुक के थ्रू जाइए और बुक में हमेशा आप याद रखेंगे वो करेक्ट आंसर है 300 से 900 मीटर के लगभग में। अगला है, 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए लगभग कितना कोकून चाहिए? 1 किलोग्राम रेशम धागे कह सकते हैं या रेशम के रेशेस प्राप्त करने के लिए कितना रेशम यानी कोकून चाहिए, कितने कोकून चाहिए? मैं आपको बता चुका हूं कि कोकून इस तरीके का रहता ही है, यदि ऐसे तो ऐसे उसमें रेशेस बने रहते हैं, फिर ये सूखता है, टाइट होता है, फिर ऐसे रहते हैं। तो इसका आंसर मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, शुरू में ही बताया था कि 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए लगभग 5500, लगभग 5500 कोकून चाहिए, तब हमें 1 किलोग्राम जो है रेशम प्राप्त होगा। इसलिए ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, सी सही है और डी गलत है। आपको याद रखना है, समझना है, और यदि आप वीडियो देखें एक बार ध्यान में रख लेना है कि रेशम एक कोकून से 300 से 900 मीटर रेशम प्राप्त होता है और 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए 5500 कोकून की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, जंतुओं से प्राप्त रेशे को क्या कहते हैं? जंतुओं से प्राप्त रेशे को क्या कहते हैं? तो देखिए, बोल रहा है जांतव रेशे, पादप रेशे, पटसन, इनमें से कोई नहीं। शब्द से ही है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ज को मिलाया जाए जंतु तो जांतव, जंतु, जांतव, जंतु है तो जांतव, पौधे हैं तो पादप। मैं लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में शुरू में ही बताया था कि जो जंतु से रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें जांतव रेशे कहते हैं, पौधे से प्राप्त रेशे को पादप रेशे कहते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ज से जंतु, ज से जांतव, प से पौधे, प से पादप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन बोला है कि जंतु से प्राप्त रेशे क्या कहते हैं, तो आप इसमें देखिए कि जंतु से प्राप्त रेशे, तो इसमें जांतव रेशे कहीं है, तो ये ऑप्शन ए है जो कि जांतव रेशे लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में पादप रेशे लिखा हुआ है, ये गलत है। ऑप्शन सी पटसन, जो मैं आपको बता चुका हूं, और ये भी गलत है क्योंकि ये भी पौधे का है, पौधा है, पटसन एक पौधा है, और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं, यदि आपको ये ध्यान पे रहेगा तो कभी भी नहीं भूलेंगे। आप एक बार देख लिए, आप एक बार समझ लिए, तो दोबारा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है, और दोबारा कहीं भी इस तरीके का प्रश्न आए, क्वेश्चंस आए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि नॉट CHS नवोदय सैनिक स्कूल या विद्यागान के लिए ही, आप यदि किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो और आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो निश्चित ही यदि आप एयरफोर्स नॉनटेक की भी तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं और उस तरीके से आता है तो वो चलता है। ठीक है, आगे है, तिब्बत और लद्दाख में कौन से जंतु से ऊन प्राप्त किया जाता है? ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि याक से। तिब्बत और भेड़ से हर जगह प्राप्त होता है, लेकिन स्पेशल जगह की बात करता है तो तिब्बत और लद्दाख में याक से ऊन प्राप्त किया जाता है। भेड़ गलत है, बकरी गलत है, और बाघ से ऊन तो प्राप्त कर सकते नहीं, वही आपको प्राप्त कर जाएगा। ठीक है,
तो बात तो एकदम ऑप्शन गलत है। आगे चलते हैं। इसमें बोलता है कि रेशम कीट पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को, क्वेश्चन मैं पहले भी बताया, क्वेश्चन आ सकता है रेशम कीट पालन को कहते हैं, क्या बोलते हैं? कैटरपिलर नहीं, प्यूमा रचना नहीं, सेरीकल्चर यस, इनमें से कोई नहीं। ये रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं, या सेरीकल्चर किसको कहते हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो देखें, कैटरपिलर गलत है, प्यूमा रचना गलत है, सेरीकल्चर सही है, और इनमें से कोई नहीं गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है रेशम से बनाया जाता है। आप तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेशम के धागों से क्या क्या बनते हैं। तो पहले ऑप्शन में दिखा रहा है स्वेटर, क्या स्वेटर बनता है? नहीं, इसलिए ये गलत है। रेशम से स्वेटर नहीं बनते। यदि रेशमी स्वेटर बनेगा, हवा आर पार नहीं जाएगा और आप बहुत ज्यादा गर्मी फील करेंगे, या फिर इस तरीके से आप सकते, वो हल्का होता है और ज्यादा मतलब चिकना भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो स्वेटर रेशम से नहीं बनाया जाता है। शाल नहीं, रेशमी शाल होती हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह से रेशम डाल दिया जाए तो वो भी शाल के उपयोगी नहीं होगा। नेक्स्ट है कंबल। रेशम से कंबल भी नहीं बनता है, रेशम से पैरासूट बनता है, जो कि आपको मैंने बताया उपयोगिता क्या क्या है रेशम से क्या क्या, पैरासूट, चूड़ीदार, शेरवानी, बनारसी रेशमी साड़ियां। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। ऊन का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? ऊन का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? पहला दिखा रहा है पैरासूट, गलत है। पैरासूट कैसे? पैरासूट यदि ऊन का बनाएंगे तो भारी होगा और उससे हवा आर पार जा सकती है। तो जब जंप करेंगे पैरासूट लेकर के विमान से, या फिर कह सकते हैं पहाड़ियों से, तो वो जो है हवा आर पार होगा तो हम गिर जाएंगे, यानी हमारे लिए कारगर साबित नहीं होगा। बुलेट प्रूफ कपड़े नहीं, ऊन से बुलेट प्रूफ कपड़े नहीं बनाए जाते हैं, ऊन रोक ही नहीं सकता है। स्वेटर आप पहने हैं, यदि स्वेटर पे कोई गोली मारता है तो आप गोली आपके शरीर में लग सकता है। ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टांके गलत है। आप देखिएगा कि ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टांके यदि ऊन के धागों के बनाए जाए, रेसेस के बनाए जाए, तो बहुत मुलायम होता है और वो छिटक जाएगा, या फिर कहें तो वो टूट जाएगा। अगला देखते हैं, लास्ट है हमारा कंबल। ऊन के धागों से क्या बनता है? ऊन का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? तो कंबल बनाने में किया जाता है। आप जाड़े के मौसम में जब जो कंबल ओढ़ते हैं वो ऊन के धागों से भी बने होते हैं। तो ऊन के कंबल क्या करते हैं? हमें गर्मी देते हैं, जाड़े के मौसम में हमें गर्मी देते हैं। इसलिए आप सीधे समझ सकते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ऊन का उपयोग 4 पढ़िए, देखिए ऊन कंबल बनाने के लिए ऊन का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। कोकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेशम की रीलिंग, ऊन की रीलिंग, सेरीकल्चर, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं सेरीकल्चर क्या बोलता है। रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। ऊन की रीलिंग, ऊन की रीलिंग होती ही नहीं है, ठीक है, प्रश्न ही है कोकून से रेशम निकालने के तो ऊन की रीलिंग नहीं होती है। अभी ये भी गलत है, ये रेशम कीट पालन है इसलिए ये भी गलत है। अब फर्स्ट बच गया रेशम की रीलिंग, तो रेशम की रीलिंग सही है। कोकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया को हम रेशम की रीलिंग कहते हैं। प्रश्न आ सकता है रीलिंग किसे कहते हैं, या रेशम की रीलिंग किसे कहते हैं? तो आप देखेंगे कोकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया को हम रेशम की रीलिंग कहते हैं, ये भी गलत है। तो ये देखते हैं, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कपास के रेशे से बनाया जाता है। कपास से रुई निकलता है, रुई के रेशे से क्या बनते हैं आप देख सकते हैं, कागज, रस्सी, रेशमी वस्त्र, दरी। रस्सी जूट के रेशे से बनाते हैं, पटसन के रेशे से बनाते हैं। रेशमी वस्त्र रेशम के कीट से जो रेशम के रेशे हैं उनसे बनाते हैं।
और दरी भी जूट से बनाते हैं। देखिए जूट के रेसे कह सकते हैं, और रेशमी वस्त्र रेशम से। तो हमारा कपास के रेशों से क्या बनता है? कागज बनता है। करेक्ट आंसर ए है। आपको ध्यान देना है कि कागज कपास के रेशों से बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्मीना शाल कहां बनता है? पश्मीना शाल कहां बनता है, ये प्रश्न आ सकता है। तो देखेंगे, मैं पहले बताया था मैंने आपको कि पश्मीना नाम की एक प्रजाति होती है बकरी या भेड़ की, जिससे कि जो कि जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, और वहां पे वो उनके बाल निकाल करके हम ऊन बनाते हैं, और ऊन से उस धागों से हम शाल बनाते हैं, जिसको हम पश्मीना शाल कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें बोलता है कि पश्मीना शाल कहाँ बनता है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे वो प्रजाति पाई नहीं जाती है। हरियाणा ये भी नहीं पाई जाती है। राजस्थान ये भी नहीं पाया जाता है। तो कहाँ पे पाया जाता है? मैं बताया जम्मू कश्मीर में, इसलिए ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि पश्मीना शाल कहाँ बनता है, तो आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? प्रश्न आएगा किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। तो आप देखते हैं, पहला ऑप्शन है ऊंट। ऊंट से ऊन प्राप्त होता है कि नहीं? होता है। बकरी से प्राप्त होता है कि नहीं? होता है। भेड़ से प्राप्त होता है कि नहीं? होता है। मैं पहले भी बताया था कि प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। इससे पहले प्रश्न था कि किससे ऊन प्राप्त होता है, जिसमें हमारा उपयुक्त सभी था, भेड़ बकरी या जो भी था। नेक्स्ट है रेशम कीट, किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो ऊंट से भी होता है, बकरी से भी होता है, भेड़ से होता है, रेशम कीट से नहीं होता है। यानी ऑप्शन डी सही है। रेशम कीट से, रेशम के जो है रेशम के रेसेस निकलते हैं, ऊन नहीं निकलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है, किससे बनता है? ऊन से नहीं, सूती से नहीं, कपास से नहीं, रेशम से। रेशम के जो रेशम के रेशे हैं उनसे बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है, इसलिए यहां पे ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं सूती वस्त्र बनता है, किससे बनता है? भेड़ के बाल से क्या बनता है? ऊन बनता है। रेशम कीट से रेशम बनता है। कपास के रेशों से बनता है सूती वस्त्र। और इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन, सूती वस्त्र बनता है किससे? तो भेड़ के बाल से, गलत है, इनसे ऊन बनता है। रेशम कीट से रेशम बनता है। कपास के रेशे से सूत के रेशे बनते हैं, जो सूती वस्त्र बनता है, और इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। मानव निर्मित रेशे हैं। अभी आपने देखा कि मैं आपको पढ़ाया पादप रेशे यानी पौधे के रेशे, जंतु रेशे, मानव निर्मित रेशे तो मैंने बताया नहीं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको जितने मैंने रेसेस बताए उसके अलावा कुछ ऐसे रेशे आते हैं, तो आप उस पे करेक्ट आंसर देंगे, टिक मारेंगे। सूती वस्त्र कपास से बनता है, सूती के। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। ठीक है, एक है नायलॉन, रेशमी रेशम कीट से बनता है, और इनमें से कोई नहीं। देखते हैं, ये दो ऑप्शन तो हमारा चला गया, मानव निर्मित रेशे हैं कपास और ये, यानी ए और सी जो है गलत हो गए। अब दो बच गए, यानी 50-50 के चांसेस है, दो में से एक सही है। आपको ध्यान रखना है कि नायलॉन का जो रस्सी होता है वो मानव निर्मित है, मानव निर्मित रस्सी है, और इनमें से कोई नहीं। अब बोलेंगे कैसे है, तो आपने नायलॉन का रस्सी देखा है? नायलॉन का कह सकते हैं, या पॉलिएस्टर का रस्सी। गाय बैल बांधने के लिए जो रस्सा यूज करते हैं, प्लास्टिक का रस्सी आता है,
या जो भी प्लास्टिक के रस्सी आप देखते हैं, कपड़े उपड़े सुखाने के लिए भी हम प्लास्टिक के रस्सी यूज करते हैं, होता है नायलॉन या पॉलिस्टर या प्लास्टिक। तो उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि वो जो रस्सी है ना, वो उससे यदि हम कपड़े बनाते हैं, उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं सीमेंट के बोरी हो या फिर कह सकते हैं आपका खाद की बोरी हो, गनी बैग हो, उसका हम कपड़ा पहनेंगे तो आप कैसा फील करेंगे? गर्मी में या जाड़े में पहन ही नहीं सकते। उस रेसे को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कांच लिया, कांच यानी शीशा को गला करके एकदम से उसको इतने टेम्परेचर पे गला दिया जाता है कि वो ऐसे रेसों की तरह मतलब ढीला हो जाए, उसे फैलने लगे। एक और उदाहरण दे रहा हूं, जब अभी कभी आग लगी हो जाड़े के मौसम में, आप अलाव पे हैं, या फिर आग में जब आप प्लास्टिक का बोतल डालेंगे, आप जलाएंगे, तो देखेंगे कि वो क्या है, ऐसे प्लास्टिक का बोतल जो है, यदि ऐसे प्लास्टिक का बोतल है, मान लीजिए यहाँ पे ढक्कन है उसका और ये प्लास्टिक का बोतल है, तो जब जलता है ना, आग जब लगाते हैं यहाँ पे, आग जब लगाएंगे, जब जलेगा तो ऐसे रेसोस की तरह ही ऐसे गिरेगा, एकाएक वो जलेगा नहीं, ठीक है। वो रेसे, तो उसी तरीके से रेसे जो रेसे बने होते हैं नायलॉन के या पॉलिस्टिक के होते हैं, उनको हम मानव निर्मित रेसे कहते हैं। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है पॉलिस्टर किस प्रकार के रेसे हैं। अभी तक आपने पढ़ा पादप रेसे, जंतु रेसे, पादप रेसे, बहुत सारे ऐसे रेसे के बारे में मैंने बताया, बट यहाँ पे ऑप्शन आ गया पॉलिस्टर किस प्रकार के रेसे हैं। तो देखते हैं, भेड़ से प्राप्त रेसे नहीं, इनसे ऊन प्राप्त होता है। रेशम कीट से प्राप्त रेसे रेशम प्राप्त होता है, और इनमें से कोई नहीं, ये तीसरा है। अब सी फिर ऑप्शन है, ए गलत हो गए, ए और बी गलत है, यानी 50-50 फिर यहाँ पे चांसेस है। आप यदि ये चैप्टर पढ़े हैं, समझे हैं, या नहीं भी पढ़े हैं, तो आपके ध्यान में सीधे आएगा पॉलिस्टर किस प्रकार के रेसे हैं। तो देखते हैं कि भेड़ से प्राप्त रेसे तो ऊन होता है, रेशम कीट से प्राप्त रेसे रेशम होता है। दोनों गलत हो गए, ऑप्शन ए और बी गलत है, बच गए सी और डी। इन दोनों में से आपको करेक्ट आंसर बताने, यानी 50-50 के चांसेस हैं। तो नायलॉन पॉलिस्टर मैं बता चुका हूं कैसे बनते हैं, तो ये मानव निर्मित रेसे हैं और ये गलत है। क्या है ये? सी ऑप्शन जो है 19 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला है, कौन सा कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ये 20वां नंबर क्वेश्चन है, आपको बताने हैं कि कौन सा कपड़ा जल्दी सूख जाता है। हम 19 नंबर तक क्वेश्चन हो गया है। अब अगला हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है और आपको समझना है। ये इसका ऑप्शन का जो आंसर होगा मैं नहीं दूंगा, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि पहले चैप्टर का मैंने एक क्वेश्चन इस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले बताया था। ये आपको समझना है, ये सोचना है कौन से इस क्वेश्चन का कौन सा उत्तर होगा। तो देखते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा कपड़ा जल्दी सूख जाता है। रेशों से वस्त्र तक आपने पढ़ा, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ये है कि प्रश्न ये है कि कौन सा कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ऊनी कपड़ा, सूती कपड़ा, पॉलिस्टर के कपड़े, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से एक सही है और आपको बताना है कमेंट्स करके कि कौन सा ऑप्शन सही है। चूंकि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, आपको इसमें ध्यान लगाना है, समझना है कि कौन सा कपड़ा जल्दी सूख जाता है यदि हम धूप में डालते हैं तो। ठीक है, आप कमेंट्स देंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा और अगले वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे। अब आगे